बढ़ाओ मतलब टेम्परेचर बढ़ाए या कम करे? ठंड लग रहा है अभी? कितना करे? 27? Yes friends, good evening. Can we continue? चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. First we'll see module question. Once we complete with this, we'll see questions from question bank. टॉपिक कंप्लीट होने के बाद ही हम क्वेश्चन बैंक में से क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. क्वेश्चन बैंक में इट इज अ कंपाइलेशन ऑफ एग्जाम क्वेश्चंस ओनली, पास्ट एग्जाम एंड आरटीपी क्वेश्चंस. ओके, बट फर्स्ट विल सी स्टडी मॉड्यूल क्वेश्चंस. Wait, I'll bring it over here. ये क्या आ गया? So this is the question. You tell me residential status क्या होगा? Then we'll write. वो तो बता नहीं सकते ना, प्रीवियस पीरियड का दिया नहीं है. ओके, तो what you are saying is the answer is resident. Same answer or different answer? And what is the number of days stay in India you are getting? 186. बाहर था तो रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट? नॉन रेसिडेंट ना. इफ यू आर गेटिंग नॉन रेसिडेंट एज एन आंसर देन इट इज करेक्ट. चलिए अगेन आई विल रिपीट. रूल क्या कहता है? जिस दिन आपने कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट में ज्वाइन इन या साइन इन किया हुआ है, मतलब हम मान के चलेंगे कि आप उस शिप में गए हो, इंडिया के बाहर गए हो. ओके, एंड द डे ऑन विच योर डिस्चार्ज कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट में डेट मेंशन्ड है साइनिंग ऑफ फ्रॉम द शिप, मतलब आप शिप से बाहर आकर के इंडिया में आ चुके हो. राइट. सो 6 जून टिल 9 दिसंबर ये जो पीरियड है हम इंडिया के स्टे में से एक्सक्लूड करेंगे एज इफ ही वाज इन इंटरनेशनल वाटर्स. राइट. सो टोटल नंबर ऑफ डेज स्टे इन इंडिया 365 डेज. राइट, टोटल. अब जून में कितने डेज काउंट करेंगे? 30 डेज वैसे होते हैं. फर्स्ट 5 डेज छोड़ना है, 6 से काउंट करना है हमें. राइट. तो कितना होगा ये? 25. फोकस ऑन द कैलकुलेशन एज वेल. जून में 1 जून से लेकर के 30 जून तक 6 जून को इंडिया के बाहर गया, मतलब फॉर द फर्स्ट 5 डेज ही वॉज इन इंडिया. 6 से काउंट करेंगे 30 तक ही वॉज नॉट इन इंडिया. सो कैलकुलेशन कैसे होगा? 30 माइनस फर्स्ट 5 लेस करेंगे. ओके,
So June का 25 days, then July 31 days, August 31 days, then September 30 days, October 31, November 30 and December 9 days. तो कितना आ रहा है ये टोटल? ये कैलकुलेट करके बताइए. 30 30 30 30 5 टाइम्स 150 70 187 187 डेज हमें एक्सक्लूड करना था, राइट? तो 365 माइनस 187 178. तो 178 डेज ही वॉज इन इंडिया, राइट? तो 182 डेज वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी. तो क्या सेकेंड 60 डेज वाली कंडीशन चेक करेंगे? नहीं चेक करेंगे, बिकॉज ही इज कवर्ड इन एक्सेप्शन. देयरफॉर ही इज नॉन रेसिडेंट. हैव यू अंडरस्टूड? लेट मी शो यू आंसर फ्रॉम द स्टडी मॉड्यूल. 178 days as you said. Therefore conclusion, he is non-resident in India. Okay, can we write down this answer? जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपको प्रेजेंट करना है. How you have to present? You will be writing into 3 points primarily. First point, you have to write the provision of the law. Okay, कि कौन से, ये जो केस स्टडी बेस दिया हुआ है, ये कौन से सेक्शन से रिलेटेड है, उस सेक्शन का प्रोविजन हमें लिखना है. जरूरी नहीं है कि एज इट इज लॉ के लैंग्वेज में, आप सिंपल इंग्लिश में लिख सकते हो. दैट सिंपल इंग्लिश शुड बी अंडरस्टैंडेबल बाय एग्जामिनर. ओके, आपको जो कहना है उसको समझ में आना जरूरी है, राइट? Many times it happens, I've seen inter-level students answer also. Many times we are not able to express properly. Okay, कि कहना क्या चाहता है, ये tense वगैरह में पूरा झमेला होता है कि the person what he want to express we are not able to understand. Okay, unnecessary marks कट होंगे. So make sure you write in very very simple English. Okay, कोई टेक्निकल जार्गन्स की जरूरत नहीं है, कोई हाई फाई इंग्लिश लैंग्वेज की जरूरत नहीं, सिंपल इंग्लिश में लिखना है आपको. ओके, फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड पॉइंट, इन दिस रेफरेंस ऑफ द केस जो भी कैलकुलेशन वगैरह है ये आपको उसमें मेंशन करना है. एंड थर्ड पॉइंट, यू विल बी राइटिंग कंक्लूजन. जो भी केस स्टडी का जो भी कंक्लूजन होगा कि रिडक्शन मिलने वाला है, नहीं मिलने वाला है, ये रेसिडेंशियल है या रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है वगैरह. सो इन 3 पॉइंट्स में आंसर लिखना है. ओके, सो कैन वी राइट इट डाउन? So being first question, we'll just try to understand how it has to be presented. तो I guess you have bought the notes. इस चैप्टर का हम कोई समरी नोट्स नहीं बनाएंगे. रीजन बीइंग, मैंने ऑलरेडी रिवीजन नोट्स में समरी बेस्ड पॉइंट्स दिया हुआ है, तो आई विल शेयर विद यू. ओके, तो डायरेक्टली वी कैन स्टार्ट विद द क्वेश्चन आंसर्स. क्वेश्चन नंबर 1, रेफरेंस देंगे स्टडी मॉड्यूल क्वेश्चन 1, page, let me check, 2.6. 2.6. First point, provision. Write down. As per section 6(1), you have to write like this, section 6 bracket में 1 of Income Tax Act 1961 as per section 6(1) of Income Tax Act 1961 and Indian citizen who is crew member of foreign bound ship. Indian citizen who is a crew member of foreign bound ship would be resident if he or she
stays in India during previous year for 182 days or more, as per section 6(1) of Income Tax Act 1961, an Indian citizen who is a crew member of foreign bound ship would be resident if he or she stays in India during the previous year 182 days or more. अब देखिए यहाँ पे जब आप लिख रहे हो तो इस मैनर में लिखने की जरूरत नहीं, एज पर सेक्शन 6(1) एंड पर्सन विल बी सेड टू बी रेसिडेंट इफ ही सेटिस्फाइज एनी वन ऑफ द बोथ कंडीशन 182 डेज 60 डेज. जब 60 डेज कंडीशन यहाँ पे रिलेवेंट ही नहीं है तो अननेसेसरी डोंट वेस्ट टाइम इन राइटिंग दैट. डायरेक्टली फॉरेन बाउंड शिप का जो क्रू मेंबर है उनके लिए प्रोविजन क्या है 182 डेज, बस उतना ही लिखना है आपको. ओके, तो यहाँ पे सेक्शन 6(1) को अंडरलाइन करना है, इंडियन सिटीजन को अंडरलाइन करना है, क्रू मेंबर को अंडरलाइन करना है, सो दैट एग्जामिनर को समझ में आए कि आपने अच्छे से स्टडी करा हुआ है. सेक्शन नंबर लिखा है उसको अंडरलाइन करा है, देन मेन पॉइंट अंडरलाइन किया है. सिंपल वर्ड्स में एग्जामिनर को इंप्रेस करना है विथ योर आंसर. लेकिन ये अंडरलाइन जब आप कर रहे हो सेक्शन को, मेक श्योर दैट यू आर रिटन करेक्ट सेक्शन, राइट. ये तो गलत सेक्शन लिख करके हाईलाइट नहीं करना है कि मैंने गलत सेक्शन लिखा है. सो इफ यू आर 100% श्योर, better write underline it. If you are not sure, don't write the section at all. Simply you can write as per provisions of Income Tax Act. Okay. Full stop. Next line, same point. As per rule 126, underline करिए, of Income Tax Rules 1962, comma, period commencing from date entered into continuous discharge certificate, अंडरलाइन करिए continuous discharge certificate, as per rule 126 of Income Tax Rules 1962, period commencing from date entered into CDC as joining in ship till date of signing off from ship, date of signing off from ship, क्या प्रॉब्लम है इसको, shall be excluded from period of stay in India. तो ये दो पॉइंट जो रिलेवेंट थे बस उतने ही हमने लिखे हैं. ओके, अननेसेसरी वो 60 डेज वाला 365 डेज वाला यहाँ पे नहीं लिखा. सेकेंड पॉइंट, as per above provision, as per above provision, period of stay in India of Mr. Anand shall be computed as follows. Next line, total number of days in a previous year 25, 26, 365 days, less
number of days to be excluded 6th June to 9th December. शो वर्किंग जून के 25, जुलाई 31, अगस्त 31, जुलाई अगस्त सितंबर के 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30 and 9 days. That was total 187 days. Therefore, number of days stayed in India 179 days. Written 179, sorry, 178 na? 178. Done. Third point. Mr. Anand's total period of stay in India is 179 days during previous year 25-26, which is less than 182 days. Therefore, Mr. Anand is non-resident for assessment year 26-27. जो मेन कंक्लूजन मिस्टर आनंद इज नॉन रेसिडेंट उसको अंडरलाइन करना है. अब एग्जाम में जिस पेन से लिख रहे हो उसी पेन से अंडरलाइन करना है. रेड पेन ग्रीन पेन नहीं चलेगा, हाईलाइट नहीं चलेगा. ओके, तो द पेन विच बाय यू आर राइटिंग जस्ट मेक श्योर यू अंडरलाइन इट सो दैट एग्जामिनर का फोकस जाएगा. देखिए एग्जामिनर के पास भी इतना टाइम नहीं होगा. ही विल चेक कि आपने प्रॉपर सेक्शन नंबर लिखा है. He will check this calculation and he will check the conclusion. If everything is proper and आपने highlight किया हुआ है, highlight in the sense underline किया हुआ है, he will be giving full marks. And इस टाइप का क्वेश्चन 4 या 5 मार्क के लिए आएगा. ओके, इतना सब कुछ लिखने के बाद 4 मार्क मिलेंगे आपको. ओके, एंड इफ यू हैव रिटन ऑल दिस पॉइंट्स फुल 4 मार्क मिलेंगे, अननेसेसरी डिडक्शन भी नहीं होगा. हैव यू अंडरस्टूड दिस? चलो, ये वाला क्वेश्चन हमने डिस्कस किया. नाउ फॉर दिस वी हैव टू सी सम मोर पॉइंट्स. कैन वी प्रोसीड विद द डिस्कशन? चलिए, अब आप बताइए, अब तक हमने रेसिडेंशियल स्टेटस रिलेटेड क्या क्या देखा था. पहले हमने सेक्शन 6(1) देखा. फिलहाल हम डिस्कस कर रहे हैं इंडिविजुअल का. राइट, 6(1) में हमने देखा था अगर इंडिविजुअल बेसिक कंडीशन में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो रेसिडेंट. राइट, तो बेसिक कंडीशन 182 days or more during the previous year, right, or 60 days or more during previous year and 365 days or more during immediately for preceding previous year. right, अगर आप दोनों में से एक कंडीशन सेटिस्फाई करते हो, हम सेक्शन 6(6) के एडिशनल कंडीशन चेक करेंगे. Additional condition, out of 10 preceding previous year, at least 2 preceding previous year you should be resident, and second, out of 7 preceding previous year stay in India कितना होना चाहिए? 730 days or more. right, अगर ये दोनों एडिशनल कंडीशन आप सेटिस्फाई करते हो देन यू विल बी कॉल्ड एज ROR. दोनों में से एक भी कंडीशन आप सेटिस्फाई नहीं करते, you will be called as RNOR. right, ये दो पार्ट हमने देख रहा. देन
ये जो सेकेंड बेसिक कंडीशन थी, फॉर दिस वी वर सीइंग एक्सेप्शन, राइट। फर्स्ट एक्सेप्शन हमने देखा था, इफ यू आर इंडियन सिटीजन गोइंग अब्रॉड ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पज, तो हम सिर्फ 182 डेज वाली कंडीशन चेक करेंगे। सेकेंड पॉइंट हमने देखा था, इफ यू आर इंडियन सिटीजन एंड यू आर अ क्रू मेंबर ऑफ फॉरेन बाउंड शिप, देन इन दैट केस अगेन 182 डेज वाली कंडीशन चेक करेंगे। यहां पे काउंट करने के लिए रूल नंबर 126 रिलेवेंट है, बराबर। कैन वी सी फर्दर प्रोविजन नाउ? एक्सेप्शन ही डिस्कस कर रहे हैं। नाउ थर्ड एक्सेप्शन, आर यू ऑल विद मी? कैन वी डिस्कस? ओके। थर्ड एक्सेप्शन, अगर आप इंडियन सिटीजन हो और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो, ओके, हु इज स्टेइंग अब्रॉड, आप इंडिया के बाहर स्टे कर रहे हो बट यू आर विजिटिंग टू इंडिया, आप इंडिया विजिट कर रहे हो एंड ड्यूरिंग योर विजिट इंडियन इनकम इज अप टू ₹15 lakhs, देन आपके लिए सिर्फ 182 डेज वाली कंडीशन चेक होगी, 60 डेज या 365 डेज वाली कंडीशन चेक नहीं होगी। ओके, विल एलैबोरेट। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंडियन सिटीजन, इंडियन सिटीजन मतलब यू आर एन सिटीजन ऑफ इंडिया। एंड व्हाट इज पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन? Parents or grandparents are born in India, right? Actually literal meaning is either your parents or grandparents are born in undivided India, मतलब 1947 के पहले parents or grandparents, but for your understanding simply we can consider a person will be said to be a person of Indian origin if parents or grandparents are born in India, right? So that person is called as person of Indian origin. अब ये जो person of Indian origin है या Indian citizen है, वैसे वो स्टे कहां पे कर रहा है? इंडिया के बाहर, राइट। बट फॉर सम पीरियड द पर्सन इज कमिंग टू इंडिया एंड इंडिया में आकर के पैसे भी कमा रहे हैं। कितने पैसे है? 15 लाख रुपीस तक, 15 लाख से एक्सीड नहीं हो रहा, ओके। एंड ये 15 लाख में कौन सी इनकम की बात कर रहा हूं? सिर्फ इंडियन इनकम की, मतलब जिसका सोर्स इंडिया में होना चाहिए। हो सकता है इंडिया में प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम आ रहा है। हो सकता है इंडिया में कोई बिजनेस है, बिजनेस से पैसे आ रहे हैं। हो सकता है इंडिया के शेयर्स में इन्वेस्ट करा है, शेयर्स का डिविडेंड इनकम आ रहा है। तो सोर्स कहां से होना चाहिए? इंडिया से होना चाहिए। तो दैट इनकम, हो सकता है उस पर्सन का यूएसए में इनकम 1 करोड़ है, वो कंसिडर नहीं करना है, सिर्फ इंडियन इनकम मुझे देखना है, ओके। तो इंडियन इनकम अगर 15 लाख तक है तो उनके लिए सिर्फ 182 डेज वाली कंडीशन चेक करेंगे, 60 डेज वाली कंडीशन यहां पे चेक नहीं होगी, राइट। सो वी कैन से 182 डेज और मोर देन रेसिडेंट, एंड फॉर डिसाइडिंग ROR हमें एडिशनल कंडीशंस ऑफ सेक्शन 66 देखना होगा, राइट। एंड 181 डे और लेस तो डायरेक्टली नॉन रेसिडेंट होगा, सेकेंड 60 डेज वाली कंडीशन चेक नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल, कमला हैरिस नाम सुना आपने? कमला हैरिस यूएसए की फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट, करंट पीरियड में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट वो एज अ कैंडिडेट थी, ठीक है। यू माइट हैव हर्ड Kamala Harris इज अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, उसके उनके पापा यूएसए के, मम्मी इंडिया से, राइट। सो एज हर मदर इज बॉर्न इन इंडिया, वी कैन से शी इज अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, राइट। अब वो तो सिटीजन तो यूएसए की है, इंडिया की सिटीजन नहीं है, क्योंकि शी इज बॉर्न एंड बॉट अप इन यूएसए, तो इंडिया की सिटीजन नहीं है। लेकिन क्या वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है? यस। वो स्टे कहां पे कर रही है? यूएसए में। बट देन उसकी क्योंकि मम्मी का गांव इंडिया में, तो विजिट करती है इंडिया में। सपोज यूएसए में उसका इनकम है 10 करोड़ एंड इंडिया में उसका इनकम है 10 लाख। इंडिया के सोर्स से उसकी मम्मी की कोई प्रॉपर्टी थी, अब उसको पैसे मिल रहे हैं, ओके। एंड उसका इंडिया में स्टे जो था 150 डेज था। व्हाट विल बी द रेसिडेंशियल स्टेटस? हर साल वो 150 डेज के लिए आ रही है इंडिया में। रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होगा? डायरेक्टली नॉन रेसिडेंट। आपको क्या क्या चेक करना है? आइदर वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन होना चाहिए। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, नॉर्मली स्टेज अब्रॉड, विजिट टू इंडिया, ड्यूरिंग द विजिट उसका इंडिया में इनकम कितना होना चाहिए? 15 लाख या उससे कम होना चाहिए। देन वी विल बी चेकिंग ओनली 182 डेज कंडीशन। 182 डेज से ज्यादा रेसिडेंट, 182 डेज से कम यानी कि 181 डेज एग्जैक्टली और उससे लेस
तो डायरेक्टली नॉन रेसिडेंट, 60 डेज वाली कंडीशन यहां पे अप्लाई नहीं होगी. हैव यू अंडरस्टूड दिस? नाउ दिस वाज थर्ड पॉइंट. बताइए, अगर कोई पर्सन इंडियन सिटीजन है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, जो स्टे कर रहा है अब्रॉड, बट देन विजिट्स इंडिया एंड इंडियन इनकम 15 लाख से ज्यादा है, ओके, बताइए इज दैट पर्सन कवर्ड इन दिस एक्सेप्शन? नाउ नहीं ना, क्योंकि एक्सेप्शन में इंडियन इनकम कितना होना चाहिए था, अप टू 15 लाख होना चाहिए था, तो 60 डेज वाली कंडीशन यहां पे अप्लाई नहीं होगी, राइट? नाउ इन दिस केस आइडियली प्रोविजन क्या होगी? 182 डेज और मोर अगर वो पर्सन स्टे कर रहा है. लिसन टू मी वेरी केयरफुली, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड बिट कंफ्यूजिंग आल्सो, ओके? तो यहां पे अगेन सिनेरियो क्या है, ये पॉइंट समझ में आया पहले तो. अब सपोज ये पॉइंट में कवर्ड नहीं है, मतलब क्या है, इंडियन सिटीजन है और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, स्टे कर रहा है अब्रॉड, विजिट कर रहा है इंडिया में, एंड इंडियन इनकम इज मोर देन 15 लाख, मतलब ऊपर वाले एक्सेप्शन में कवर्ड नहीं है, राइट? नाउ अगर उनका स्टे इंडिया में 182 डेज और मोर है तो डायरेक्टली रेसिडेंट, एंड फर्दर हमें चेक करना है आरओआर है क्या नहीं, बेस्ड ऑन सेक्शन 66 एडिशनल कंडीशन. मैंने एडिशनल कंडीशन का सेक्शन नंबर बताया था. एडिशनल कंडीशन इज बीन गिवन इन सेक्शन 66, ओके? सपोज ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, अब तो वो ऊपर वाले एक्सेप्शन में कवर्ड नहीं है ना, तो सेकंड कंडीशन भी चेक करना होगा, राइट? सेकंड कंडीशन क्या है? 60 डेज और मोर in the previous year and 365 days or more in preceding previous year, for preceding previous year. Is it right? अब वैसे तो डायरेक्टली एक्सेप्शन में कवर्ड नहीं है, लेकिन इस पर्टिकुलर क्राइटेरिया के लिए देयर इज स्लाइट चेंज. चेंज क्या है? ये जो नॉर्मल प्रोविजन था ना 60 डेज, अब 60 डेज अप्लाई नहीं होगा, 120 डेज और मोर का चेक करना है. तो अगर आप इंडियन सिटीजन हो या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो जो स्टे कर रहा है अब्रॉड, इंडिया में विजिट कर रहा है, इंडियन इनकम 15 लाख से ज्यादा है, तो इन दैट केस अगर आपका स्टे इंडिया में 182 डेज और मोर है तो आप डायरेक्टली रेसिडेंट. फर्दर आरओआर है क्या आरएनओआर है, उसके लिए आप क्या करोगे? सेक्शन 66 के कंडीशन अप्लाई करोगे. सपोज आपका स्टे इंडिया में 120 डेज से ज्यादा है, अप टू 180 डेज है, 181 डेज, मतलब आप यहां पे कवर्ड नहीं हो, यहां पे कवर्ड हो, राइट? 120 डेज से ज्यादा है, अप टू 181, एंड पिछले 4 साल में आपका स्टे 365 डेज और मोर है, राइट? तो हियर द पर्सन विल बी डायरेक्टली कंक्लूडेड एज आरएनओआर. यहां पे सेक्शन 66 अप्लाई नहीं होगा. आगे मुझे चेक करना ही नहीं है 10 साल में 2 साल प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में रेसिडेंट है कि नहीं, 7 साल में 730 डेज है कि नहीं. Directly the person will be said to be RNOR, okay? And अगर stay 119 days और less है, मतलब 120 days से कम है, तो in that case non-resident. Have you all understood? यहाँ पे confusion होता है, okay? देखिए क्या again provision right from start. Exception की अगर हम बात करें, मतलब कहाँ पे 60 days and ये 365 days वाला criteria apply नहीं करना है और विथ चेंज अप्लाई करना है. कौन से 3-4 सिनारियो है? फर्स्ट, अगेन इंडियन सिटीजन गोइंग अब्रॉड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पस, यहां पे 60 डेज स्ट्रेट अवे चेक ही नहीं करना है, राइट? सेकंड, इंडियन सिटीजन क्रू मेंबर ऑफ फॉरेन बाउंड शिप इन फॉर ईयर ऑल्सो, दिस पॉइंट ऑल्सो 60 डेज वाली कंडीशन चेक नहीं करनी है. थर्ड, इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु स्टेज अब्रॉड visits India, during visit Indian income is less than or equal to 15 lakhs. यहां पे भी 60 डेज वाली कंडीशन चेक नहीं करना है, ये स्ट्रेट अवे वी कैन से एक्सेप्शन है, राइट? फोर्थ पॉइंट सेम है वैसे, इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन स्टेज अब्रॉड, विजिट्स इंडिया एंड ड्यूरिंग विजिट, इसको भी प्रोविजन चेक नहीं रहा, ड्यूरिंग विजिट इंडियन इनकम इज ग्रेटर देन 15 lakhs. अब यहां पे डायरेक्ट कैंसिल नहीं होगा, ये जो पॉइंट था सेकेंड कंडीशन
60 days or more during the previous year, 365 days or more during 4 preceding previous year. ये पॉइंट एप्लीकेबल है विथ चेंज. 60 डेज की जगह 120 डेज कंसिडर करना है. एंड अगर ये 120 डेज और मोर है तो डायरेक्टली RNOR. एंड अगर 182 डेज से ज्यादा है तो ROR के लिए 66 के कंडीशन चेक करना होगा. हैव यू अंडरस्टूड दिस? चलिए चेक करते हैं हाउ मच यू अंडरस्टूड. रीड दिस पॉइंट. सेकेंड एग्जाम्पल. इफ यू वांट विल समराइज. यहां पे कंफ्यूजन होता है मोस्ट ऑफ द केस, बाकी स्ट्रेट फॉरवर्ड है. चलिए आई रीड. ब्रेट ली एन ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट प्लेयर. सुना है आपने ब्रेट ली? क्रिकेट देखते हो कि नहीं आप लोग? हम तो सिर्फ स्टडी करते, क्रिकेट वगैरह कुछ देखते नहीं. तो ब्रेट ली करके एक ऑस्ट्रेलियन प्लेयर था, अभी रिटायर्ड है. He visits India for 100 days in every financial year. Now this has been his practice for the last 10 years. Determine residential status. फिलहाल के लिए बाकी के क्वेश्चंस भूल जाइए. ब्रेटली ऑस्ट्रेलियन प्लेयर है, मतलब इंडिया का सिटीजन नहीं है, राइट? अब जितने भी एक्सेप्शन हमने देखे, सारे के सारे एक्सेप्शन इंडियन सिटीजन के लिए एप्लीकेबल थे, एंड लास्ट सिर्फ इंडियन ओरिजिन के लिए था. अब ब्रेटली नाइदर इंडियन सिटीजन है नॉर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, मतलब उसके लिए कोई एक्सेप्शन में तो कवर नहीं होगा. नॉर्मल प्रोविजन ही अप्लाई करने दोनों 182 डेज एंड 60 डेज वाली. अब यहाँ पे नॉर्मल केस में उसका स्टे कितना है देखिए, 100 डेज. ये हमने ऑलरेडी डिस्कस करा था सिमिलर एग्जांपल. 100 डेज मतलब प्रीवियस ईयर में उसका स्टे 100. 182 डेज वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही. क्या 60 डेज वाली कंडीशन चेक कर सकते हैं? यस, वो एक्सेप्शन में कवर्ड नहीं है, राइट? 60 डेज से ज्यादा है. पिछले 4 साल में 365 डेज से होना चाहिए ज्यादा. 4 साल में उसका स्टे कितना है? 400 डेज. मतलब वो सेकेंड कंडीशन में कवर्ड है. एनी टू में से एक बेसिक कंडीशन वो सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब वो रेसिडेंट है. वंस ही इज रेसिडेंट, फर्दर यू हैव टू चेक वेदर ही इज ROR और RNOR. उसके लिए 66 चेक करना होगा. 66 के हिसाब से पिछले 10 साल में एटलीस्ट 2 बार उसका रेसिडेंशियल स्टेटस आना चाहिए. हर साल में रेसिडेंशियल स्टेटस आएगा क्योंकि 160 डेज वाली कंडीशन तो वो सेटिस्फाई करेगा, मतलब एडिशनल 1 कंडीशन सेटिस्फाइड. सेकेंड एडिशनल कंडीशन क्या थी? पिछले 7 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में उसका इंडिया में स्टे कितना होना चाहिए? 730 डेज और मोर. लेकिन 7 साल में उसका स्टे कितना हो रहा है? 100 डेज इंटू 7, 700 डेज. द सेकेंड एडिशनल कंडीशन वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा, एंड दोनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो क्या होगा? RNOR. तो यहाँ पे ब्रेटली इज RNOR. ओके. देन क्वेश्चन नंबर B. वुड योर आंसर चेंज इफ अबव फैक्ट्स रिलेट टू श्रीनाथ, एन इंडियन सिटीजन? अब यहां पे ये इंडियन सिटीजन है हु रिसाइड्स इन ऑस्ट्रेलिया एंड रिप्रेजेंट्स ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम. फर्स्ट ऑफ ऑल, अब वो इंडियन सिटीजन है, स्टे कहां पे कर रहा है? ऑस्ट्रेलिया में. फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ यू सी द एक्सेप्शन, इंडियन सिटीजन गोइंग अब्रॉड फॉर एम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, ये तो नहीं है क्योंकि पहले से वो इंडिया के बाहर ही स्टे कर रहा है. सेकेंड, क्रू मेंबर ऑफ फॉरेन बाउंड शिप, उसका भी सिनारियो नहीं है. क्या थर्ड सिनारियो में आ सकता है? इंडियन सिटीजन और फॉरेन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन स्टे कर रहा है अब्रॉड, विजिट कर रहा है इंडिया में, तो उसमें कवर होगा ये, राइट? अज्यूमिंग कि उसका इनकम, फर्स्ट केस, अज्यूमिंग उसका इंडियन इनकम 15 लाख से कम है, तो उसका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होगा? अभी 15 लाख से कम है. क्या देखा था हमने? थर्ड एक्सेप्शन, इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन स्टे कर रहा है अब्रॉड में, विजिट कर रहा है इंडिया में, इंडिया में 15 लाख से कम है. तो इन दैट केस उसका सिर्फ 180 डेज वाली कंडीशन चेक करेंगे, 60 डेज चेक ही नहीं करेंगे, बराबर? तो ईयर 100 डेज है प्रीवियस ईयर में, तो 180 डेज से ज्यादा नहीं है, एंड 60 डेज मुझे चेक ही नहीं करना है. तो इन दैट केस ये श्रीनाथ कौन होगा? नॉन रेसिडेंट, राइट? सपोजिंग अगर उसका इंडियन इनकम 15 लाख से ज्यादा होता तो फिर भी नॉन रेसिडेंट, क्योंकि अगर 15 लाख से ज्यादा होता तो 120 डेज चेक करना था ना. प्रीवियस ईयर में स्टे कितना होना चाहिए? 120 डेज और मोर. उसका इंडिया में स्टे कितना है? सिर्फ 100 डेज है, तो 182 डेज वाली सेटिस्फाई नहीं हो रही. सेकंड, 60 की जगह वो 120 चेक करना है, 120 भी सेटिस्फाई नहीं हो रही, मतलब वो नॉन रेसिडेंट. हैव यू अंडरस्टूड? व्हाट वुड बी आंसर इफ श्रीनाथ हैज विजिटेड इंडिया फॉर 120 डेज इंस्टेड ऑफ 100 डेज एवरी ईयर? अब वो रेसिडेंट होगा, राइट? अगेन आपको किस मैनर में सोचना है? प्रीवियस ईयर में उसका स्टे कितना है? 120 डेज. तो 182 डेज वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही क्या उसकी? नहीं हो रही, राइट? फर्स्ट कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड. अब सेकंड कंडीशन 60 डेज वाली इस पर्सन को अप्लाई होगी क्या? आपको चेक करना है वो एक्सेप्शन में कवर्ड है कि नहीं. एक्सेप्शन में क्या था? इंडियन सिटीजन होना चाहिए और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन. ये दिया हुआ है कि वो इंडियन सिटीजन है, राइट?
देन स्टे कहां पे कर रहा है? ऑस्ट्रेलिया में। विजिट कर रहा है इंडिया में। सपोजिंग उसका इंडियन इनकम 15 लाख से कम है तो 120 डेज से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, नॉन रेसिडेंट ही होगा, राइट। लेकिन अगर उसका इनकम 15 लाख से ज्यादा होता तो 180 डेज नॉट सेटिस्फाइड। सेकेंड कंडीशन, अब 60 डेज की जगह 120 देखना है, 120 और मोर, एंड पिछले 4 साल में 365 डेज और मोर। अब हर साल वो इंडिया में 120 डेज के लिए आ रहा है तो 120 डेज वाली सेटिस्फाई हो रही है। पिछले 4 साल में उसका स्टे कितना हुआ? 120 इंटू 4, 480, 365 से ज्यादा है तो नाउ दिस पर्सन इज रेसिडेंट, बराबर। एंड क्या मुझे अब 66 के एडिशनल कंडीशन चेक करना है? नहीं, अब ये पर्सन डायरेक्टली आर एन ओ आर ट्रीट किया जाएगा। हैव यू अंडरस्टूड दिस? रीड करते हैं। डिटरमाइन द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ ब्रेटली, ये तो सिंपल था, 400 डेज। Mr. Bradley has been in India for the period of more than 60 days during the previous year and for more than 365 days during 4 preceding previous year. Therefore, since he satisfies one condition, any one of the 6 he is a resident. Then, पिछले 7 साल में उसका स्टे कितना हो रहा है? 700 डेज। तो since his stay during the 7 preceding previous year does not exceeds 730 days, he is not ordinary resident. ये फर्स्ट आंसर हमने डिस्कस करा था। Then, second, if above facts relate to Mr. Srinath, an Indian citizen who residing in Australia comes on visit to India, he would be treated as non-resident in India irrespective of total income, excluding income from foreign source, since his stay in India in the current financial year is less than 120. मतलब हमने 100 डेज वाला चेक करा था ना फर्स्ट केस में, 100 डेज अगर हो, 15 लाख से ज्यादा हो या कम हो, नॉन रेसिडेंट ही होगा क्योंकि 120 डेज वाली कंडीशन थी। सेकेंड केस में दिया है, इन दिस केस इफ श्रीनाथ्स टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग फॉरेन इनकम एक्सीड्स 15 lakhs, he would be treated as resident but not ordinary resident in the previous year 25-26, since his stay in India is 120 days in the previous year and पिछले 4 साल में 480 days in the 4 preceding previous year. and अगर उसका टोटल इनकम 15 लाख से कम होता, less than 15 lakhs, he would be treated as non resident, क्योंकि 15 लाख से कम होता तो सिर्फ 182 डेज वाली कंडीशन ही चेक करना है। हैव यू ऑल अंडरस्टूड यहां तक की कहानी? कोई डाउट? चलिए, तो ये पूरा आपको याद रखना है, सारे पॉइंट्स। अभी तक इंडिविजुअल का खत्म नहीं हुआ, अभी तक है और, लेकिन वी वोंट कंटिन्यू टुडे, ओके। बस इतने ही सारे पॉइंट्स अब तक के लिए याद रखना है। इफ यू से सो, ये जो स्पेसिफिक इंडियन सिटीजन का वाला पार्ट था वो समराइज करेंगे कल, ओके। डू वी हैव टाइम टू समराइज नाउ? 6 मिनट्स है ना, तो कुछ तो लिखे। चलिए राइट डाउन। बस ये इंडियन सिटीजन रिलेटेड वाला पार्ट लिखते हैं हम, ओके। हेडिंग लिखिए, 6 बजे तक विल कंटिन्यू, विल कंक्लूड एट 6 एग्जैक्टली। न्यू पेज पे एक जस्ट पॉइंट लिखिए, प्रोविजन रिलेटिंग टू Indian citizen or person of Indian origin. Provision relating to Indian citizen or person of Indian origin. पूरा लिखना है आपको, person of Indian origin. First point, Indian citizen slash person of Indian origin. यहाँ पे short form if you want you can use. एग्जाम में यूज नहीं करना है आपको, पूरा लिखना है एग्जाम में। So Indian citizen, person of Indian origin, normally staying abroad but visits India and earns total income, अब total income ब्रैकेट में Indian income, up to rupees 15 lakhs ब्रैकेट में, that is
rupees 15 lakhs or less. Indian citizen, person of Indian origin, normally staying abroad, visits India and earns Indian income up to 15 lakhs. Dash. Stay in India during previous year. Stay in India during previous year. First, 182 days or more. Resident, ब्रैकेट में for ROR RNOR, for ROR RNOR dash additional condition of section 6(6) to be checked. And then second point, less than 182 days. Non-resident, that is 182 days or less. नहीं, 181 days होना चाहिए ना, less than 182 days, so 181 days or less we can add. Non-resident मतलब ये एक्सेप्शन में डायरेक्टली कवर्ड था, 60 डेज वाले एक्सेप्शन में कवर्ड था, मुझे 60 डेज वाली कंडीशन यहाँ पे चेक ही नहीं करनी, सिर्फ 182 डेज चेक करना है, राइट. कैन वी राइट डाउन सेकंड पॉइंट एज वेल, जस्ट एक 2-3 मिनट और लगेंगे, ठीक है, विल कंप्लीट दिस पॉइंट. सेकंड पॉइंट, इंडियन सिटीजन, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, normally staying abroad but visits India and earns total income ब्रैकेट में इंडियन इनकम exceeding rupees 15 lakhs. Next line, stay in India during previous year. Stay in India during previous year, इसमें first 182 days or more. Resident, ब्रैकेट में ROR RNOR additional conditions of section 6(6) to be checked. Then second point, 120 days or more during previous year and 365 days or more during 4 preceding previous year. तो यहाँ पे रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होगा, डायरेक्टली RNOR.
third, 119 days or less during previous year, non-resident. Done. The remaining part we will continue tomorrow.